Amit Choran and I welcome you all to our YouTube channel राजबीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो ऊपर एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता क्या है। और हमने फर्स्ट पार्ट में एक और चीज़ देखी थी, व्हाट आर द प्रोविजंस विच मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव तरीके से काम करे उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कैसे मिलती है। तो चलिए चलते हैं हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो आज की हमारी पहली सब हेडिंग है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारत का संविधान बनाया कैसे गया था। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड बाय एनी मिलिट्री लीडर, नीदर इट वाज मेड बाय एनी मोनार्क, ना ही किसी मिलिट्री लीडर्स के द्वारा इसको बनाया गया था, ना ही किसी किंग या मोनार्क के द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, एक असेंबली बनाई गई थी, उसमें कुछ मेंबर्स थे, उनने मिलके डिस्कस करके डेलिब्रेशंस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग यानी पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को मेमोराइज कर लो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में कुल 17 प्रोविंसेस थे, 17 प्रोविंसेस थे और अप्रोक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सेवनटीन प्रोविंसेस और 565 प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो इलाके होते थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल चलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन इलाकों पे अपना एक गवर्नर रखती थी और ऐसे 17 इलाके थे, 17 प्रोविंसेस थे। इन 17 प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी थी, यानी कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। जैसे कि आज अपने हर स्टेट में विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, वैसे ही इन 17 प्रोविंसेस की भी 17 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। दूसरी ओर जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं चलता था। उन प्रिंसली स्टेट्स में रूल चलता था वहाँ के प्रिंस का या किंग का या निजाम का, और इन प्रिंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, यानी इन प्रिंसली स्टेट्स पे इनडायरेक्टली रूल किया जाता था। प्रोविंसेस में डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का और प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और जो 17 प्रोविंसेस थी, इनकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इनमें होते थे इलेक्शंस। ये इलेक्शंस किस एक्ट के तहत होते थे? इन इलेक्शंस को कराने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट में प्रोविजंस थे कि इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शंस होंगे। इन इलेक्शंस में कौन कॉन्टेस्ट करता था? वहाँ के लोकल लीडर्स। और वोटिंग कौन करते थे? वहाँ की जनता। यानी कि 17 प्रोविंसेस में लॉ बनाने के लिए एक बॉडी थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे और इनके बनाए गए लॉ पे फाइनल मुहर लगाता था वहाँ का गवर्नर। तो ये तो था इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहां से आए थे। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज that had been established in 1935। 1935 में ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई थी जो कि प्रोविंसेस में काम करती थी। इन प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने प्रोविंस से कुछ लोगों को चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। ठीक है,
Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by Cabinet Mission. अब जब ब्रिटिशर्स ने फैसला कर लिया था कि वो इंडिया को छोड़ने वाले हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने वाले हैं, तो ब्रिटिशर्स की पावर्स इंडियन लीडर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मिशन बनाया गया था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये 1946 में बना था, ये मिशन कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया था। और इस कैबिनेट मिशन का काम था कि कैसे ब्रिटिशर्स की पावर्स इंडियन लीडर्स के हाथों में ट्रांसफ़र की जाए। तो इस कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कहाँ से आएंगे, ये भी कैबिनेट मिशन ने बताया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स प्रोविंसेस से भी आएंगे और प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो तो अपने अपने नॉमिनेशंस भेज देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वहाँ से मेंबर्स आएंगे, वो नॉमिनेट होके आएंगे, वहाँ का प्रिंस नॉमिनेट कर देगा। लेकिन जो 17 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। मतलब कि वहाँ से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर आने वाला है, उसको जनता सीधे चुन के नहीं भेजेगी, बल्कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के लीडर्स हैं, वो इलेक्ट करेंगे कि किसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजना है। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन याद रखिए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता चुनती, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके डिसाइड करेंगे कि उस प्रोविंस से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके बैठेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड होगी और पार्शियली नॉमिनेटेड होगी। अब इस कैबिनेट मिशन का प्लान क्या है? कैबिनेट मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए प्लान क्या बनाया गया? प्लान ये बनाया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी सीट्स हैं, उन सीट्स को डिवाइड किया गया। कुछ सीट्स को प्रोविंसेस से आए हुए मेंबर्स लेंगे, कुछ सीट्स को प्रिंसली स्टेट से आए हुए मेंबर लेंगे। और ये सीट्स कैसे डिवाइड की गई? वो डिवाइड की गई उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। Each province and each princely state was allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंसली स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख, तो उस प्रिंसली स्टेट को एक सीट मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसी प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन है 30 लाख, तो उस प्रिंसली स्टेट को 3 सीट मिल जाएंगी। यानी 1:10 लाख का रेशियो लिया गया पॉपुलेशन का। पर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर आपको एक सीट मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एज ए रिजल्ट प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स। प्रोविंसेस को कितने मेंबर्स इलेक्ट करने का मौका मिला? 292 मेंबर्स के। और प्रिंसली स्टेट्स को मिला 93 सीट्स। यानी प्रोविंसेस से आने वाले थे 292 मेंबर्स, और जो 565 प्रिंसली स्टेट्स से उनसे आने वाले थे 93 मेंबर्स, 93 सीट्स पे। The seats in each province were distributed among the 3 main communities: Muslims, Sikhs and General। यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे हिंदू नहीं है, ठीक है। हिंदू से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है पेपर में, आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी 3 मेन कम्युनिटीज थी? मुस्लिम्स, सिख्स और तीसरी जनरल। बाकी सारे जो रिलीजन है वो इस जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 में इलेक्शंस और इलेक्शंस के वेरियस मेथड्स बताए गए हैं। हम चैप्टर 3 में इस चीज़ को कवर करेंगे। आप अभी याद रखने के लिए इसको रख लीजिए कि जो ये मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, उनका मेथड क्या था इलेक्शन का? वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
The method of selection in the case of representatives of princely state was to be determined by consultation. यानी princely state से जो members आने वाले हैं constituent assembly में वो कैसे आएंगे, वो consultation यानी वो nominate करने वाले हैं, उनसे बातचीत करके किसी भी member को वो भेज सकते हैं. So next is composition of constituent assembly. Constituent assembly का composition क्या था, कौन कौन उसके members थे. जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, 1947 में भारत आज़ाद भी हुआ और पार्टीशन भी हुआ, तो पार्टीशन से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 1946 में. बट जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का अलग संविधान बनना था. जब अलग संविधान बनना था तो उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली. तो जो मेंबर्स पाकिस्तान की टेरिटरी से नॉमिनेट होके आए थे या इलेक्ट होके आए थे, वो सब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे. यानी जो पार्टीशन के कारण जो मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान, उन टेरिटरीज से जो पाकिस्तान के अंदर चली गई बाद में, उनसे जो भी इलेक्ट होके आए थे, दे सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे क्योंकि वो पाकिस्तान में चले गए. द नंबर्स इन द असेंबली were reduced to 299. अब ये नंबर 299 रह गया. पहले कितना था, पहले 292 तो प्रोविंसेस से आने वाले थे और 93 प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे. अब ये घट के रह गए टोटल 299, जिसमें से 284 एक्चुअल में प्रेजेंट थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर हुए थे. यानी 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने लोगों ने सिग्नेचर किए, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 284 पीपल साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. 1946 से बनना शुरू हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन के जाके पूरा हुआ. 2 years 11 months 18 days लगे हमारे संविधान को बनने के लिए. कंपोजिशन में अगर हम आगे देखें तो लगभग हर रिलीजन को रिप्रेजेंटेशन मिला था हमारी असेंबली में और 26 मेंबर्स शेड्यूल क्लासेस से भी आए थे. इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली. असेंबली की 82% सीट्स कांग्रेस के द्वारा ले ली गई थी क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. उनके लीडर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तो उन लीडर्स को जनता ने चुन के भेजा और 82% सीट्स पे कांग्रेस के मेंबर्स को ही मौका मिल गया था. कांग्रेस itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. कांग्रेस के बारे में हम जब बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस शुरू के 3 इलेक्शन तक जीतती रही थी. एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं मिला था, बल्कि कांग्रेस के अंदर खुद ही एक ओपोजिशन बना हुआ था जो कांग्रेस को गलत काम करने पे रोक देता था, समय समय पे एडवाइस करता रहता था. द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन का मतलब डिबेट्स, डिस्कशंस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनने जो प्रिंसिपल अपनाया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो था डेलिब्रेशन का प्रिंसिपल. कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस थे उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी और एक दूसरे के व्यूज़ सुने जाते थे. लास्ट में वोटिंग होती थी और उसके बाद उस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता था. इसी से हम जान सकते हैं कि जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो और स्ट्रॉन्ग होती गई. कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिल जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव तब बनता है जब सब मेंबर्स उस प्रोविजंस के लिए अपनी हाँ कर देते हैं. द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड to frame the constitution and the values its members brought to their deliberations. जो deliberations हैं, जो debates हैं, उनमें कितनी अच्छी values ऐड की गई, जो प्रोसीजर अपनाए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, अगर वो प्रोसीजर अच्छे हैं, मेंबर्स के वैल्यूज़ अच्छे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप अथॉरिटी मिल जाती है. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as
representatives of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in the mind. तो जो असेंबली थी उसमें अलग अलग सेक्शंस के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो लोग अपनी अपनी प्रोविंसेस या अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात ना करके पूरे कंट्री एज ए होल पूरे कंट्री की बात करते थे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती मिली. There were often disagreements amongst members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest. कुछ जगह पे डिसएग्रीमेंट्स थे, बट वो डिसएग्रीमेंट्स इसलिए नहीं थे कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे थे या अपने रीजन के लिए डिमांड कर रहे थे, बल्कि वो जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो भी उन्हीं प्रोविजंस के लिए थे जो एज ए होल नेशन के लिए उनको चाहिए थे. तो डिसएग्रीमेंट्स कैसे कैसे थे? Should India adopt a centralized or decentralized system? What should be the relation between states and the center government और state government के बीच में relation कैसे होना चाहिए? What should be the powers of the judiciary के पास कैसी powers होनी चाहिए? Should the constitution protect property rights? लोगों को citizens को property rights मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? यानी कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम क्वेश्चंस देखते हैं कि लोकल क्वेश्चंस नहीं है, उन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, बल्कि ये नेशन एज ए होल के टॉपिक्स हैं. ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन. ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. एक यूनिवर्सल सफरेज ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर कोई डिबेट या डिस्कशन नहीं हुआ, जिसको हर इंसान ने पहले ही झटके में क्लियर कर दिया कि हम इस चीज़ के लिए एग्री हैं. यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ऑल सिटीजन्स रीचिंग ए सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू बी वोटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम. जो भी सिटीजन एक सर्टेन एज प्राप्त कर लेता है उसको वोटिंग राइट मिलेगा. यही होता है यूनिवर्सल सफरेज. किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सिटीजनशिप देते समय, वोटिंग राइट्स देते समय, चाहे वो भेदभाव रिलीजन से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो या फिर इनकम से रिलेटेड हो. यानी कि यूनिवर्सल हर इंसान को बराबर वोटिंग राइट मिलेंगे. सो while the members felt no need at all to discuss the issue who should have rights to vote, every other matter was seriously discussed and debated. तो जो ये राइट टू वोट का मुद्दा था इस पर किसी भी प्रकार के डिस्कशंस करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हर मेंबर ने इसके लिए एग्री कर दिया था. बाकी सारे जो मैटर्स थे उन पे सीरियसली डिस्कशन किया गया था, डिबेट्स की गई थी. नथिंग कैन बी ए बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली. यानी कि इससे बेटर आपको एग्जाम्पल या इससे बेटर आपको प्रूफ नहीं मिल सकता कि इस असेंबली की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स थे, ये डेमोक्रेसी चाहते थे. अब देखते हैं प्रोसीजर्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए प्रोसीजर्स क्या बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी, जिनको चेयर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. ये वो लोग थे जो काफ़ी मुद्दों पे एक दूसरे से असहमत थे, बट जब ये कमिटीज़ के मेंबर्स बने, जब कमिटीज़ के चेयरमैन बने, तो इन्होंने अपनी बाकी असहमतियाँ या बाकी सारे डिफरेंसेस एक साइड रख के इन चीज़ों पे एक साथ मिलके काम किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अंबेडकर जी थे वो एक क्रिटिक थे कांग्रेस के और गांधी जी के. कांग्रेस और गांधी जी की वो निंदा करते थे क्योंकि उनके हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है पटेल जी का और नेहरू जी का. वो भी काफ़ी मुद्दों पे, काफ़ी इश्यूज पे एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, बट उन सब ने एक साथ मिलके काम किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. ईच कमिटी usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. हर एक कमेटी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई थी वो अपने अपने प्रोविजंस ड्राफ्ट कर रही थी और उसके बाद
पूरी असेंबली उसके ऊपर डिबेट करती थी और वोटिंग करती थी। यानी कमेटी का काम था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर प्रोविजंस बनाना, और प्रोविजंस बनने के बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे देती थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके ऊपर फिर डिबेट होती थी और फिर वोटिंग होती थी, और उसके बाद उस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड किया जाता था। यूजुअली एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रीच ए कंसेंसस with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest। कोशिश ये की जाती थी कि एक कंसेंसस बनाया जाए, सब लोग एक चीज़ पर सहमत हो और वो ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जाएं जिससे किसी एक के पर्टिकुलर इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू वोट, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते थे जिनके ऊपर वोटिंग होती थी, बट इन ईच इंस्टेंस every single argument, query or concern was responded to with great care and writing। The assembly met for 166 days spread over 2 years and 11 months। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं को लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, 18 डेज, 2 years 11 months and 18 days। बट ये पूरा ड्यूरेशन वो एक मिलते नहीं थे। अप्रोक्सीमेटली टोटल 166 डेज असेंबली आपस में मिली थी, ठीक है। इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके सेशंस होते थे वो एकदम ट्रांसपेरेंट थे, उसमें प्रेस को जाना अलाउड था और पब्लिक भी उसको देख सकती थी। नाउ द नेक्स्ट सब हेडिंग इज इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हम जानते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। उसमें अलग अलग रीजन से मेंबर्स आए थे, अलग अलग रिलीजन्स से मेंबर आए थे। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये अच्छे से तब काम कर सकती है जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल मिले, कुछ एक कॉमन ग्राउंड मिलना चाहिए जिसके इर्द गिर्द ये कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें। क्योंकि अपने अपने विचार हैं, अपने अपने रिलीजन है, अपने फेथ्स हैं इनके, इसलिए इनको एक कॉमन ग्राउंड देना पड़ेगा, इनको एक कॉमन वैल्यूज देनी पड़ेंगी, कॉमन प्रिंसिपल्स देने पड़ेंगे जिसके इर्द गिर्द ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो ये कॉमन वैल्यूज, कॉमन प्रिंसिपल्स ये कहाँ से मिले? ये इनहेरिट किए गए थे नेशनल मूवमेंट से। इसी टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें हम क्या डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, वो सारी चीज़ें इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंश्योर की कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली जाए। एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शनड if there was no background consensus on the main principles the constitution should enshrine। The constitution assembly was giving concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement। यानी कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से कुछ प्रिंसिपल्स जो इनहेरिट किए गए थे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने सीखा था, जो हम डिमांड्स करते थे ब्रिटिशर्स से, वो सब प्रिंसिपल्स को शेप देने के लिए, एक कंक्रीट शेप देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था। फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमल्गेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चंस दैट वर रेलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कई साल पहले ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड की गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम डिमांड करते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान, जो प्रिंसिपल्स हम डिमांड करते थे, वो सारे प्रिंसिपल्स इसमें इंक्लूड किए गए। वो प्रिंसिपल्स जैसे शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, व्हाट वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, ऐसे कौन से वैल्यूज हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब वैल्यूज हैं, ये हमें चाहिए थी नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान। इसलिए ये सारी वैल्यूज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की। Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the Objectives Resolution moved by Nehru in 1946। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे।
उसको इंक्लूड किया गया था ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में। इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या फिर उद्देशिका भी बोलते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स का एक मकड़जाल नहीं था, एक मेज नहीं था, बट एक मोरल कमिटमेंट में था। एक मोरल कमिटमेंट किस चीज़ का था? मोरल कमिटमेंट था एक ऐसी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान लोगों से वादे किए गए थे, प्रॉमिस किए गए थे, वो सब फुलफिल कर सके। The third factor ensuring effectiveness of a constitution is the balanced arrangement of the institutions of the government. कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसके हमने 3 फैक्टर देखे थे पार्ट 1 में। इस चैप्टर के पार्ट 1 पे जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हमने देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसके 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है उसका मोड ऑफ प्रोमलगेशन कैसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, कैसे बनाया है, उसके प्रोसीजर्स क्या थे बनाने के, ये डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होने वाला है कि नहीं होने वाला। सेकंड थिंग जो बताई थी वो सब्सटेंसिव प्रोविजंस, SUBS, कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटेंसिव प्रोविजंस डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं। और थर्ड है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब ये इंस्टीट्यूशंस आपस में बैलेंस ऑफ पावर में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन अपनी मोनोपोली चला रहा हो। इसलिए एक जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस है तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारा टाइम लिया ताकि वो राइट बैलेंस इवॉल्व कर सके वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में। दिस लेड टू द अडॉप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। और फेडरल अरेंजमेंट को भी अडॉप्ट किया गया। फेडरल अरेंजमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ काम होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, कुछ काम होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर देता है। Now, while evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries. अब इस बैलेंस को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हमारे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई कि दूसरे कंट्रीज के एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस से मदद ली जा सके। यानी कि दूसरे कंट्रीज के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे भी हमने कुछ सीखा और जो चीज़ें हमारे कंट्री को सूट की हमने वो अडॉप्ट कर ली। Thus, the framers of the constitution were not averse to borrowing from other constitutional traditions. So they borrowed a number of provisions from different countries. इसलिए हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो हमने बोरो किए। बट एक बात ध्यान रखी जाए कि जो बोरोइंग है, बोरोइंग दीज आइडियाज वर नॉट स्लेविश इमिटेशन। वो हमने बिना सोचे समझे इमिटेट नहीं किया है, बिना सोचे समझे, बिना डिबेट किए हमने दूसरों की चीजें कॉपी नहीं की है। Far from it, each provision of the constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. हमने सिर्फ वही प्रोविजंस लिए हैं जो हमारे इंडियन प्रॉब्लम्स और हमारी एस्पिरेशंस हैं उनके हिसाब से सूट करते हैं। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लक्की टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make their own. अब लास्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, वो प्रोविजंस देख लेते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, पहला लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रल सिस्टम है, इलेक्शन करने का एक मेथड है जो हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। हमने और क्या लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट काम करती है, ठीक है, वैसे ही ब्रिटिशर्स भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं फॉलो। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूएसए में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां प्रेसिडेंट के आसपास गवर्नेंस घूमती है ना। यूएसए का अपना कभी सुना है प्राइम मिनिस्टर का नाम? नहीं, वहां पे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ
ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर जो पोस्ट है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमारी कंट्री में लॉ कैसे बनाया जाएगा, कोई भी कानून कैसे बनता है, वो हमने सेम बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, नेपोलियन के टाइम पे। वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो इन 3 प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूमता था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हमें पसंद आए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने अडॉप्ट कर लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स का जो आइडिया है वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यूएसए में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें वो चीजें पसंद आई। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का जो चार्टर है वो बोरो किया। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी के पास कुछ पावर्स हैं कि लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है उसका रिव्यू कर सके, उसको देख सके कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। लास्ट थिंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये था हमारा पार्ट 2। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ये दोनों वीडियोज आप फिर से देख सकते हैं। तो टेक केयर, कीप स्टडी, थैंक यू।